तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो पहले देखते हैं हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो हमें इसमें सबसे पहले पढ़ना है 4.1 रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज़। क्या क्या प्रॉब्लम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड और क्या क्या स्ट्रेटजीज़ हम लोग बना रहे हैं ताकि उन प्रॉब्लम्स को हम सही कर सकें। 4.2 पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। जो पॉपुलेशन है वो एक्सप्लोड कर रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है डेवलपिंग कंट्रीज़ की। फॉर एग्जांपल इंडिया वो डेवलपिंग कंट्री में आती है। तो क्या क्या बर्थ कंट्रोल मेथड हो सकते हैं उनके बारे में हम 4.2 में डिस्कस करेंगे। 4.3 में एमटीपी के बारे में, दैट इज़ मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। मेडिकली हम प्रेगनेंसी को कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं उसकी बात करेंगे। 4.4 एसटीडीज़, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, इनके बारे में बात करेंगे। 4.5 इनफर्टिलिटी। स्टार्ट करते हैं। यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इट्स फंक्शन इन चैप्टर 3। नाउ लेट अस डिस्कस अ क्लोजली रिलेटेड टॉपिक, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म? तो चैप्टर 3 में हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा, अब उससे रिलेटेड टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, उसके बारे में पढ़ते हैं इसका मतलब क्या है। तो आगे जो लिखता है पहले ही बता देता हूँ मैं आपको कि सिंपल टर्म में रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब होता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्दी ग्रोथ हो और उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग हो, जैसा कि मैंने आपको लेक्चर में ही बताया था। मगर ब्रॉड पर्सपेक्टिव में इसके माने थोड़े अलग होते हैं। क्या लिखा है देखते हैं। द टर्म सिंपली रिफर्स टू healthy reproductive organs with normal functions. However, it has a broader perspective and includes the emotional and social aspects of reproduction also. इसका मतलब रिप्रोडक्टिव हेल्थ में इमोशनल और सोशल ये एस्पेक्ट भी आएंगे। According to the World Health Organization WHO, reproductive health means a total well-being in all aspects of reproduction, that is फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। इसका मतलब कि WHO के अनुसार फिजिकल फिटनेस, मेंटल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। मेंटल में सभी आ जाता है, बल्कि इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल। तो 4 पॉइंट्स दिए एनसीईआरटी ने कि रिप्रोडक्टिव हेल्दी होने के लिए फिजिकल, इसका मतलब बॉडी सही होनी चाहिए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सही होनी चाहिए, नॉर्मल फंक्शनिंग होनी चाहिए, प्लस इमोशनल, पार्टनर का जो है बिहेवियर, या यूँ कहें कि पार्टनर को इमोशनल होना चाहिए एक दूसरे के प्रति। बिहेवियरल, पार्टनर्स का बिहेवियर आपस में अच्छा होना चाहिए, आपस में नहीं बच्चों से भी अच्छा होना चाहिए और बच्चों से इमोशनल भी होनी चाहिए। एंड सोशल, ये भी ज़रूरी है कि सोसाइटी में रिलेशंस अच्छे हों, क्योंकि ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल। अगर सोसाइटी में रिलेशंस अच्छे नहीं हैं तो उसको भी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी नहीं कहा जाएगा। इसका मतलब देयरफॉर अ सोसाइटी विद पीपल हैविंग फिजिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स and normal emotional and behavioral interaction among them in all sex related aspects might be called reproductively healthy. इसका मतलब वो सोसाइटी जहाँ पर नॉर्मल जो है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, नॉर्मल इमोशंस होंगे, नॉर्मल बिहेवियर होंगे और इंट्रैक्शन होंगे सेक्स से रिलेटेड हर चीज़ में, वही रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी होगी। Why is it significant to maintain reproductive health and what are the methods taken up to achieve it? Let us examine them. क्यों ज़रूरी है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मेंटेन करें और क्या मेथड्स हैं जो हमने लिए हैं उसको मेंटेन करने के लिए, उनको एग्जामिन करते हैं। ठीक है, तो 4.1 स्टार्ट करते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज़। यहाँ मैंने पहले ही मार्क कर रखा है, इंडिया वॉज अमंग्स द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंपॉर्टेंट बात है, पहली कंट्री है वर्ल्ड में टू इनिशिएट एक्शन प्लान्स एंड प्रोग्राम्स एट अ नेशनल लेवल टू अटेन टोटल रिप्रोडक्टिव हेल्थ एज अ सोशल गोल। These programs called family planning were initiated in 1951
and were periodically assessed over the past decade. तो देखिए, इंडिया पहली कंट्री है दुनिया में जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स को इनिशिएट किया, वो प्रोग्राम जिससे पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है। और कब इसको इनिशिएट किया? 1951 में, जो अंडरलाइन कर रखा है 1951, ये बात याद रखनी है। क्या इनिशिएट करा? फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स। और इसको लगातार वो एसेस करते भी रहते हैं लगातार। आगे क्या लिखते हैं? इम्प्रूव्ड प्रोग्राम्स कवरिंग वाइडर रिप्रोडक्शन रिलेटेड एरियाज आर करंटली इन ऑपरेशन अंडर द पॉपुलर नेम RCH। ये जो प्रोग्राम्स हैं इनको नेम दिया गया RCH, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। ठीक है, तो ये भी जानना ज़रूरी है। क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल अबाउट वेरियस रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स and providing facilities and support for building up a reproductively healthy society are the major tasks under these programs। तो RCH के अंडर क्या क्या करना होता है? रिप्रोडक्शन रिलेटेड एस्पेक्ट्स के बारे में अवेयरनेस, सही फैसिलिटीज़, बिल्डिंग सपोर्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए, ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं ताकि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ को अचीव कर सकें। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ ऑडियो विजुअल। ठीक है, इसका मतलब कि ऑडियो का मतलब क्या होता है? रेडियोस, विजुअल का मतलब टीवी। तो ऑडियो विजुअल, रेडियोस और टीवी, प्रिंट मीडिया मतलब पेपर्स, गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज या ऑर्गेनाइजेशन, उनको हम कहते हैं NGOs मतलब नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज हैव टेकन वेरियस स्टेप्स टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट रिप्रोडक्टिव रिलेटेड एस्पेक्ट्स। तो देखिए, चाहे रेडियो हो, चाहे टीवी हो, चाहे पेपर हो, गवर्नमेंट प्लस NGOs, इन सब ने बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं ताकि ये अवेयरनेस क्रिएट कर सकें लोगों में रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में, रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है, इसके अलावा पेरेंट्स, अदर क्लोज रिलेटिव्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स also have a major role in the dissemination of the above information। इसका मतलब जो इन्फॉर्मेशन है उसके लिए पेरेंट, नज़दीकी जो रिश्तेदार होते हैं, टीचर्स और फ्रेंड्स, इनका भी मेजर रोल है ताकि वो सही इन्फॉर्मेशन दे पाएँ रिप्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्स एजुकेशन in schools should also be encouraged to provide right information to the young so as to discourage children from believing in myth and having misconception about sex related aspects। तो स्कूलों में सेक्स एजुकेशन की बात की गई थी कि उसको इंट्रोड्यूस किया जाए ताकि बच्चों को कोई मिथ ना रह जाए, कोई गलती ना रह जाए, कोई मिसकंसेप्शन ना हो, मिथ या मिसकंसेप्शन ना हो सेक्स रिलेटेड एस्पेक्ट के बारे में। और ये बहुत ज़रूरी है कि सही तरह से सही जानकारी उनको प्रोवाइड की जाए, ना कि गलत तरीके से उनको जानकारी किसी और से मिले। मगर इंडिया एक कंजर्वेटिव कंट्री है, आप जानते हैं, तो यहाँ पर ये मॉड्यूल बहुत सक्सेसफुल तो नहीं है सेक्स एजुकेशन इन स्कूल वाला, मगर हाँ ये इम्प्लीमेंट होना चाहिए और बहुत इम्पॉर्टेंट होगा बच्चों के लिए कि उनको सही बात पता लगे। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉपर इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो, एडोलेसेंस के बारे में एंड रिलेटेड चेंजेस, सेफ हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, STDs, इनके बारे में सही जानकारी हो। इसका मतलब कि एडोलेसेंस ये वो एज होती है जब बच्चा चाइल्डहुड से एडल्टहुड में जा रहा होता है, ना तो वो बच्चा है, ना तो वो बहुत बड़ा है, ना तो वो सेक्सुअली मैच्योर है। उस एज को हम कहते हैं एडोलेसेंस। ऐसी एज में वो बहुत समझदार नहीं होता पर बहुत कम समझदार भी नहीं होता। अपने सराउंडिंग में हर चीज़ों को देखकर वो सीख रहा होता है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, हर चीज़ को अडॉप्ट कर रहा होता है। तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाए बच्चे को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, उसकी एज के बारे में जो कि एडोलेसेंस है,
जो चेंजेस उसमें हो रहे हैं उसके बारे में, प्लस सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, सही और हाइजीनिक जिससे डिसीज़ ना हो ऐसी प्रैक्टिसेस, क्योंकि आप जानते हो कि रॉन्ग प्रैक्टिसेस से एसटीडीज़ अकर हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल एड्स, जिसका कोई क्योर आज तक दुनिया में नहीं है। एसटीडीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, इनके बारे में जानकारी हो बच्चे को, वो बताए, डॉक्टर को इलाज कराए अगर हो जाती हैं तो। अदरवाइज हाउ टू प्रोटेक्ट देमसेल्स फ्रॉम एसटीडीज़, ये भी ज़रूरी है। आप जानते हैं एड्स का कोई इलाज नहीं है, प्लस 2 और डिसीज़ हैं इनका कोई इलाज नहीं है, आगे हम बात करेंगे। ये वो एसटीडीज़ हैं जिनको टाइम पे अगर आप पता भी कर लीजिए तो भी इनका इलाज पॉसिबल नहीं होता, ठीक है। तो एड्स एक्सेट्रा वुड हेल्प पीपल स्पेशली दोज इन द एडोलसेंस एज ग्रुप टू लीड अ रिप्रोडक्टिवली हेल्दी लाइफ, educating people especially fertile couples and those in marriageable age, ठीक है। फर्टाइल कपल्स को और उनको जो मैरिजेबल एज में हो, फर्टाइल कपल्स का मतलब होता है जोज हु कैन प्रोड्यूस बेबीज़, और मैरिजेबल एज में है मतलब बेबीज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं। उन्हें एजुकेट किया जाए, क्या क्या चीज़ें एजुकेट की जाए, अबाउट अवेलेबल बर्थ कंट्रोल ऑप्शंस, कैसे बर्थ कंट्रोल करें, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, मदर प्रेग्नेंट हो तो कैसे उसकी केयर करें, क्या क्या ज़रूरी चीज़ें हैं, पोस्ट नेटल केयर, जन्म के बाद केयर, मदर एंड चाइल्ड, बच्चे और माँ की सही देखभाल, इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग, ब्रेस्ट फीडिंग की इम्पॉर्टेंस बताई जाए। आप जानते हैं कि जब मदर चाइल्ड बर्थ के बाद 1 से 2 दिन तक उसमें प्रोड्यूस होता है कोलेस्ट्रम विच इज़ रिच इन एंटीबॉडी आईजीए। यह आईजीए एंटीबॉडी म्यूकोसल प्रोटेक्शन देती है, और मैक्सिमम इसमें आईजीए ही होता है मदर के मिल्क में 1 से 2 दिन तक, और बिना इसके बच्चा हर तरह के इन्फेक्शन के लिए प्रोन होता है, कोई भी इन्फेक्शन उसे हो सकता है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बच्चे को पहले 1-2 दिन का जो मदर का मिल्क है वो ज़रूर दिया जाए, क्योंकि म्यूकोसल प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि उसका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, उसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, इन सब पे जब आईजी एंटीबॉडी आ जाएगी तो एक्सटर्नल इन्फेक्शन से बच्चा बिल्कुल बचा रहेगा, उसे इन्फेक्शन नहीं होगा। तो बहुत ज़रूरी है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाए बच्चे को जन्म के बाद, प्लस इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड। इसका मतलब चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए, सेम सुविधाएं दी जानी चाहिए, क्योंकि दोनों एक जैसे होते हैं। मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि इंडिया जैसी कंट्री में, जो डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ लड़के और लड़कियों में भेदभाव किया जाता है। लोग समझते हैं कि बच्चा है तो कुल का दीपक है, कुल को आगे बढ़ाएगा, लड़की कहाँ बढ़ाएगी, जो कि बिल्कुल भी गलत है। क्योंकि लड़कियों ने बहुत नाम रोशन किया है इंडिया में ही नहीं पूरी दुनिया में अपने पेरेंट का। तमाम ऐसे एग्जाम्पल है जो मैंने पहले आपको दिए हैं, दोबारा मैं नहीं दे रहा हूँ टू सेव योर टाइम, जहाँ लड़कियों ने अपने पेरेंट का नाम ज़्यादा रोशन किया है। उन पेरेंट के लड़कों को कोई नहीं जानता, उन पेरेंट को लड़कियों के नाम से जानते हैं सब लोग। इसका मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, लड़के और लड़की को सेम देखना चाहिए, कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, और पढ़ाई लिखाई हर चीज़ इक्वल देनी चाहिए। ये भी ज़रूरी है रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी के लिए। तो इतना ज़ोर क्यों दिया मैंने, क्योंकि जब AIPMT क्वेश्चन पूछेगा, नीट जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा कि रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी के लिए क्या क्या करें, तो यहाँ क्या क्या पॉइंट्स हैं कि एजुकेट करें लोगों को, कपल्स को, मैरिजेबल एज में जो कपल्स है खासकर, क्या क्या बातें एजुकेट करें, बर्थ कंट्रोल, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, पोस्ट नेटल केयर, मदर एंड चाइल्ड की केयर, इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड। ये भी इम्पॉर्टेंट है रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी के लिए। तो आप देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। ये सब ऑप्शन में देगा और सब आपको पता होना चाहिए, और वो तभी होगा जब NCERT को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। तो हम लोग कोई गलती नहीं करने वाले एग्जाम में, आई एक्सपेक्ट दिस थिंग। आगे पढ़ते हैं। वुड एड्रेस द इम्पॉर्टेंस ऑफ ब्रिंगिंग अप
socially conscious healthy families of desired size। देखिए, हेल्दी फैमिली वही होती है जिसका साइज़ जो है डिज़ायर्ड हो। मतलब हमारे दो जो नारा दिया गया था उसमें, हमारा जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इनिशिएट किए गए उसमें हम दो हमारे दो का नारा दिया गया, मैंने आपको लेक्चर में बताया था। तो हेल्दी सोसाइटी तभी हो सकती है जब छोटी फैमिली हो और वो सही बातों को सीखे, उनकी ज़रूरत होती है। आगे देखते हैं, अवेयरनेस ऑफ प्रॉब्लम्स ड्यू टू अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ। अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ से बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं। क्या क्या? सोशल इवल्स, पहली चीज़, ठीक है, सोशल इवल्स, सेक्स एब्यूज़ एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम्स। पॉपुलेशन अगर बहुत ज़्यादा है तो सोशल इवल्स आते हैं, जैसे कि सेक्स एब्यूज़, सेक्स रिलेटेड क्राइम्स, ये सब भी होते हैं। अगर पॉपुलेशन कंट्रोल हो तो ये सब क्राइम भी कंट्रोल हो सकते हैं। ये क्राइम केवल अवेयरनेस से या गवर्नमेंट के चाहने से कंट्रोल नहीं होंगे, ये तभी कंट्रोल होंगे जब सेल्फ अवेयरनेस आएगी, पहली बात, और दूसरा पॉपुलेशन कंट्रोल रहेगी। क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होगी तब भी ये प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होने वाली, ठीक है। नीड टू बी created to enable people to think and take up necessary steps to prevent them and thereby build up a socially responsible and healthy society। तो ये सब पॉइंट चाहिए हमको ताकि हम सोशली रिस्पॉन्सिबल और हेल्दी सोसाइटी को मेंटेन रख पाएँ, राइट। सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस एक्शन प्लान्स टू अटेन रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिक्वायर्स a strong infrastructure। तो हमें स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए, तभी हम इन प्लान्स को जो बना रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। प्लस प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज चाहिए, दैट मीन्स कि हमको डॉक्टर्स चाहिए जो प्रोफेशनली इन सब चीज़ों को हैंडल कर पाएँ, ठीक है। एंड मटेरियल सपोर्ट, और मटेरियल सपोर्ट भी चाहिए। मटेरियल का मतलब कि सारे इक्विपमेंट्स हों, सारी चीज़ें हों, ठीक है। मटेरियल सपोर्ट, प्रोफेशनल एक्सपर्टाइज का मतलब ट्रेन डॉक्टर्स, नर्सेज, ये सब हों। दीज आर एसेंशियल टू प्रोवाइड मेडिकल असिस्टेंस एंड केयर टू पीपल इन रिप्रोडक्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम्स लाइक प्रेगनेंसी, डिलीवरी, STDs, abortion, contraception, menstrual problems, infertility, etc। तो देखिए, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं कि किस किस फील्ड में हमको जो है इनको हेल्प करनी है, मेडिकली असिस्टेंस देना है, नॉलेज देनी है। क्या क्या? प्रेगनेंसी, डिलीवरी, STDs, एबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, इनफर्टिलिटी, एक्सेट्रा। इसका मतलब प्रेगनेंसी के बारे में जानकारी, क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या खाना होता है, कैसे केयर करनी होती है बच्चे की, खाना पीना खा के। डिलीवरी, जब डिलीवरी होती है तो क्या क्या केयर करनी पड़ती है उस समय, कैसे डिलीवरी होती है, STD से कैसे बचा जाए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज़, एबॉर्शंस, अगर कभी अनवांटेड प्रेगनेंसी है, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जो बताया था मैंने आपको लेक्चर में, तो एबॉर्शन कैसे हो, सेफ़ अबॉर्शन कैसे हो, कब सेफ़ अबॉर्शन हो, आप जानते हो कितने वीक्स तक सेफ़ अबॉर्शन हो सकता है? मैक्सिमम सबसे बढ़िया 3 मंथ तक, दैट मीन्स 12 वीक्स सेफ़ होता है। हालांकि गवर्नमेंट ने जो है हमें 20 हफ्तों तक परमिशन दी है, तब तक अबॉर्शन कराया जा सकता है अगर बच्चे में कोई कॉम्प्लिकेशन हो या अनवांटेड प्रेगनेंसी हो। प्लस कॉन्ट्रासेप्शन, बर्थ कंट्रोल मेथड्स, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स और इनफर्टिलिटी। कई सारी फीमेल में मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम होती है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो रेगुलर रन नहीं करती। ऐसे में आगे चल के चाइल्ड बीयरिंग में दिक्कत हो सकती है, जैसे इनफर्टिलिटी भी कहते हैं। तो मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम और इनफर्टिलिटी, इनके बारे में भी जानकारी हो पूरी तरह से, ठीक है। बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए रिप्रोडक्टिवली हेल्दी सोसाइटी के लिए। इन सब प्रॉब्लम को मैंने अभी टिक किया है रेड कलर से, राइट। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक्स, ठीक है,
जो बेटर टेक्निक्स हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन, न्यू स्ट्रेटजीज फ्रॉम टाइम टू टाइम आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मोर इफेक्टिव केयर एंड असिस्टेंस टू पीपल। अच्छी टेक्निक और बेटर टेक्निक और नई स्ट्रेटजीज़ भी टाइम टू टाइम आनी चाहिए ताकि मोर एफिशिएंट केयर और असिस्टेंस हो सके लोगों की। बैन ऑन एमनियोसेंसिस, देखिए डियर, एमनियोसेंसिस पे बैन करा जाए किस बात के लिए, वो देखिए पूरा पढ़ते हैं फिर बात करते हैं। अ फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेस्ट बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल पैटर्न इन द एमनियोटिक फ्लूइड सराउंडिंग द डेवलपिंग एम्ब्रियो पर ये बैन क्यों होना चाहिए? फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन टू लीगली चेक इंक्रीजिंग फीमेल फोर्टिसाइड, मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन एक्सेट्रा आर सम प्रोग्राम दैट मेरिट मेंशन इन दिस कनेक्शन। देखिए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ सोसाइटी के लिए एमनियोसेंसिस पे बैन करना चाहिए, पर किस लिए? केवल तब जबकि चाइल्ड का सेक्स पता किया जाता है, वो भी इलीगली। एमनियोसेंसिस केवल फीटल सेक्स डिटर्मिनेशन टेक्निक नहीं है जो यहाँ लिखा हुआ है, बल्कि वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी डिटेक्शन टेक्निक भी है, क्योंकि वो क्रोमोसोमल पैटर्न पे डिपेंड करती है जो कि एमनियोटिक फ्लूइड में बच्चे के सेल में मिलता है। होता क्या है कि जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है उसमें बच्चे के सेल होते हैं, उस सेल को हम माइक्रो इंजेक्शन से बाहर निकालते हैं, उन सेल में हम उसके जीन को स्टडी करते हैं, तो उस जीन से हमें उसका सेक्स पता लग जाता है बहुत आसानी से। प्लस कोई भी गड़बड़ी उस बच्चे में तो वो भी हमें पता लग जाती है। अगर कोई उसमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी है जिसके बाद बच्चे को आगे चल के जीने में दिक्कत हो या उसकी लाइफ कम हो, तब तो एबॉर्शन उसका बिल्कुल लीगल है, बहुत सही है, वो होना ही चाहिए, क्योंकि बच्चा उस सफरिंग से बच जाएगा, पेरेंट उस सफरिंग से बच जाएंगे जो उनके बच्चे के पैदा होने के कुछ सालों बाद ही उन्हें झेलनी पड़ती। मगर अगर केवल फीमेल के सेक्स को पता करके अबॉर्शन कराया जाए, एमनियोसेंसिस का यूज़ किया जाए, तो उसे बैन करना चाहिए। बैन ओनली फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, नॉट फॉर डिटेक्टिंग क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़। यहाँ पे बात हो रही है केवल सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए बैन करने के लिए, ना कि क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी को पता लगाने के लिए। वो होना चाहिए। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कानून बनाया है इसके लिए, ताकि कोई बच्चे का सेक्स ना पता कर पाए। क्यों? क्योंकि क्या हुआ कि बहुत सारे फीमेल फोर्टिसाइड होते थे, लोग पता कर लेते थे कौन सा सेक्स है चाइल्ड का। अगर वो गर्ल चाइल्ड होती थी तो फीमेल फोर्टिसाइड मतलब गर्ल चाइल्ड को अबॉर्ट करा देते थे। एक तरह से हत्या हुई, मर्डर हुआ उस बच्ची का जो कि जन्म नहीं ले पाई। तो ये गलत है, इसीलिए इस पर इंडियन गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया है कि आप बच्चे का सेक्स पता नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके लिए बैन है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी के बैन नहीं है। प्लस और क्या करना चाहिए हमें, अगर हमको बेटर टेक्निक्स और न्यू स्ट्रेटजीज का इम्प्लीमेंटेशन करना है, तो मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन। इसका मतलब कि लार्ज स्केल पे बच्चों को इम्यूनाइज़ करें, जैसे कि गवर्नमेंट पोलियो के लिए कर रही है और प्रीवियसली कर भी चुकी है बहुत ज़्यादा। उसके लिए एड्स आते हैं टीवी में, रेडियो में, कि पोलियो ड्रॉप पिलाने हैं, इस डेट को पिलाने हैं। उसमें आंगनबाड़ी प्लस प्राइमरी एजुकेशन के जो टीचर्स हैं प्लस गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं सब हेल्प करते हैं, और एक लार्ज स्केल पे बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाती है। इसी तरह से और बीमारी के लिए मैसिव इम्यूनाइजेशन होना चाहिए, इससे ये बीमारियां जड़ से दूर हो जाएंगी। पोलियो भी लगभग हमारे इंडिया से इरेडिकेट हो चुका है। अब कोई पोलियो का केस पिछले कई सालों से रिपोर्ट नहीं हुआ है। तो इस तरह से अगर इम्यूलाइज करेंगे हम हर डिसीज़ के लिए तो बहुत इफ़ेक्टिव होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए। तो आगे बढ़ते हैं। मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन एक्सेट्रा आर सम प्रोग्राम्स दैट मेरिट मेंशन इन दिस कनेक्शन, राइट। आगे बढ़ते हैं। Research on various reproductively related areas are encouraged and supported by governmental and non-governmental agencies to find out new methods and or to improve upon the existing ones. तो कई सारी रिसर्च हो रही है, गवर्नमेंट भी कर रही है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी कर रही हैं,
ताकि वो नए मेथड्स को जो हैं उनको इम्प्रूव कर सके और नए मेथड ढूंढ सके, ठीक है। डू यू नो दैट सहेली, अ न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव oral contraceptive for the female was discovered by scientists at CDRI लखनऊ। ये सहेली जो है वो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने डिस्कवर किया है, और इसके बारे में पूरी जानकारी मैंने आपको लेक्चर में दी थी कि ये वंस अ वीक पिल है आफ्टर इनिशियल इनटेक ऑफ ट्वाइस अ वीक फॉर 3 months। पहले 3 महीने में 2 बार लेनी होती है, उसके बाद हर महीने में केवल 1 बार लेनी होती है, मतलब पूरे महीने में केवल 1 बार। आप सोचिए पूरे महीने में केवल 4 बार, तो करेक्टेड, तो कितना कम है। क्योंकि और जो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल थी वो महीने में जो है 21 डेज लेनी पड़ रही थी, जो कि बहुत ज़्यादा था। और दूसरा फ़ायदा क्या है इसमें कि ये नॉन स्टेरॉयडल है, मतलब फीमेल हार्मोन में चेंजेस नहीं करती, क्योंकि और सभी जो हार्मोनल पिल्स थी, ठीक है। ये इंडिया ने बनाया है। आगे बढ़ते हैं। बेटर अवेयरनेस अबाउट सेक्स रिलेटेड मैटर्स, इंक्रीज नंबर ऑफ मेडिकली असिस्टेंट डिलीवरीज एंड बेटर पोस्ट नेटल केयर, मतलब जन्म के बाद केयर, लीडिंग टू डिक्रीज्ड मैटरनल एंड इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। तो मदर की और न्यूबॉर्न की, बच्चे की, इन्फेंट का मतलब होता है बच्चा, उनमें मोर्टेलिटी रेट, उनकी डेथ रेट कम हो जाए, इसके लिए सारे मेथड, सारी सुविधाएं देनी पड़ेगी। इसके अलावा इंक्रीज नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, ज़्यादातर कपल्स की फैमिलीज क्या हो, स्मॉल। बेटर डिटेक्शन एंड क्योर ऑफ एसटीडीज़, एसटीडीज़ का डिटेक्शन बढ़िया हो, क्योर बढ़िया हो, एंड ओवरऑल इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज़ फॉर ऑल सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम्स एक्सेट्रा, ऑल इंडिकेट इम्प्रूव्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ ऑफ द सोसाइटी। तो आप सारी बातें समझ के, इन सब से इंक्रीज रिप्रोडक्टिव हेल्थ होती है किसकी, सोसाइटी की, राइट। और ये जो पॉइंट मैंने अंडरलाइन किए हैं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, आप चाहो तो एनसीईआरटी में अंडरलाइन कर लो, इन पे और रिसर्च करो और पढ़ते रहो। क्वेश्चन इन्हीं सब पॉइंट से बनने वाला है, राइट। तो आगे स्टार्ट करते हैं, आगे इसको हम एक्सटेंड करते हैं। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और क्या क्या बर्थ कंट्रोल के मेथड हो सकते हैं, उनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, राइट। देखते हैं। इन द लास्ट सेंचुरी एन ऑल राउंड डेवलपमेंट इन वेरियस fields significantly improve the quality of life of the people. However, increased health facilities along with better living condition had an explosive impact on the growth of living. तो लास्ट सेंचुरी में हमने देखा कि ऑलराउंड डेवलपमेंट हुआ, अच्छी फैसिलिटीज़ हुई, बहुत कुछ हुआ, मगर इनसे हुआ क्या फाइनली कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो बढ़ गई। द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच वॉज अराउंड 2 बिलियन, जो पॉपुलेशन 2 बिलियन थी दुनिया की, जो है 1900 में रॉकेटेड टू 6 बिलियन। वो रॉकेटेड मतलब बहुत तेज़ी से 6 बिलियन हो गई। कब? 2000 में डियर। अ सिमिलर ट्रेंड वॉज ऑब्जर्व इन इंडिया टू, इंडिया में भी ये देखा गया। आर पॉपुलेशन विच वॉज अप्रॉक्सीमेटली 350 मिलियन at the time of our independence reached close to the billion mark by 2000। इसका मतलब जब दुनिया की पॉपुलेशन 6 बिलियन हुई 2000 में, तो इंडिया की पॉपुलेशन 1 बिलियन थी। एवरी 6th पर्सन इन द वर्ल्ड वॉज एन इंडियन, हर छठा आदमी दुनिया में भारतीय था। आप सोचिए लाइन लगा दी जाए तो हर 6 पर्सन बोलेगा कि मैं इंडियन हूँ, मैं इंडियन हूँ। कितना ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया की है डियर। जबकि लैंड सरफेस देखें हम, जियोग्राफिकल एरिया देखें हम, रिसोर्सेज देखें हम, तो इतना ज़्यादा नहीं है हमारे पास, इससे बहुत बहुत कम है। आप फाइंड करिएगा क्या जियोग्राफिकल एरिया है इंडिया का पूरे वर्ल्ड का, तो आपको पता लग जाएगा कि ये पॉपुलेशन इंडिया की बहुत ज़्यादा है। आगे देखिए,
1 billion mark by 2000 and crossed 1 billion by May 2000. तो मई में पूरा 2000 क्रॉस कर गए ये लोग. दैट मीन्स एवरी 6% इन द वर्ल्ड इज़ एन इंडियन, जो बताया मैंने आपको. और रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट. इसके कारण क्या है कि डेथ रेट में क्या हुआ, रैपिड डिक्लाइन हुआ. रैपिड डिक्लाइन किस में हुआ, डेथ रेट में. मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट MMR, मदर की डेथ रेट में भी कम हुआ. और इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट, बच्चे का भी डेथ रेट कम हुआ. इसी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है. एज वेल एज इंक्रीज नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोडक्टिव एज, ये भी ज़रूरी है. आर प्रोबेबली रीजन्स फॉर दिस. तो अगर आपसे एग्ज़ाम में पूछता है कि बताइए जो रैपिड ग्रोथ हुई है, पॉपुलेशन ग्रोथ के रीजन्स क्या हैं, तो क्या है, डेथ रेट का घटना, MMR मैटरनल मॉर्टिलिटी रेट का घटना, IMR इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का घटना, और ज़्यादा लोगों का रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होना. ये प्रोबेबली रीज़न है इन सब चीज़ों के लिए. ठीक है. दो और RCH प्रोग्राम्स, though we could bring down through our RCH program, though we could bring down the population growth rate, it was only marginal. हालांकि हमारे प्रोग्राम से हम लोग पॉपुलेशन ग्रोथ रेट को नीचे लाए, पर वो मार्जिनल था, मतलब कम ही था. अकॉर्डिंग टू दी 2001 सेंसस रिपोर्ट, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वॉज स्टिल अराउंड 1.7%. देखिए 2001 के सेंसस के अनुसार 1.7% ग्रोथ रेट थी इंडिया की. इसका मतलब 17 बर्थ पर ईयर, पर 1000 इंडिविजुअल्स पर ईयर. हर साल 17 लोगों का जन्म होता था 1000 लोगों के अंदर. तो 1000 की पॉपुलेशन में 17 बर्थ बहुत ज़्यादा होता है. अ रेट एट विच आवर पॉपुलेशन को डबल इन 33 ईयर्स. ये वो रेट है जिसमें हमारी पॉपुलेशन 33 साल में बढ़ जाएगी, डबल हो जाएगी. सच एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट कुड लीड टू एन एब्सोल्यूट स्कैरसिटी ऑफ इवन द बेसिक रिक्वायरमेंट्स. अगर इस तरह से ग्रोथ होती रही तो बेसिक रिक्वायरमेंट से भी कई लोग डिप्राइव हो जाएंगे. एग्जाम्पल, फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, रोटी, कपड़ा, मकान. बल्कि इन्होंने जो लिखा है वो क्या लिखा है, रोटी, मकान और कपड़ा. ये तक नहीं मिलेगा लोगों को अगर इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ी. इन स्पाइट ऑफ सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस मेड इन दोज एरियाज, देयरफॉर द गवर्नमेंट वॉज फोर्स्ड टू टेक अप सीरियस मेजर्स टू चेक दिस पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. The most important aspect to overcome this population is to motivate smaller families by using various contraceptive methods. You might have seen advertisement in the media as well as posters, bills, etc. showing a happy couple with 2 children with the slogan हम दो हमारे दो. बड़ा इम्पोर्टेंट है कि हम दो हमारे दो हों तभी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह पाएगी, अदरवाइज बढ़ती ही चली जाएगी. V2R2 ये इंग्लिश में मतलब हुआ. मैनी कपल, मोस्टली द यंग अर्बन वर्किंग वंस, हैव इवन अडॉप्टेड वन चाइल्ड नॉर्म. ज़्यादातर लोगों ने तो वन चाइल्ड नॉर्म अडॉप्ट कर लिया है कि एक बच्चा होगा, कम खर्च होगा, सबसे बढ़िया होगा. और इससे बढ़िया तो कुछ है नहीं इंडिया जैसी कंट्री के लिए या डेवलपिंग कंट्री के लिए. अगर एक बच्चे का नॉर्म अपना लेते हैं तो सबसे बढ़िया होगा, क्योंकि पॉपुलेशन हमारी पहले ही बहुत बढ़ चुकी है. थोड़ी कम हो जाए तो वो तो कंट्री के लिए सबसे बेनिफिशियल है. ठीक है. स्टैट्यूटरी रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल्स टू 18 ईयर्स. जानते हैं आप कि मैरिजेबल एज को बढ़ा दिया जाए, जो पॉइंट मैंने आपको बताया था लेक्चर में, 18 साल और मेल्स का 21 साल, जो कि गवर्नमेंट कर चुकी है. इससे क्या होता है कि जो मैरिजेबल एज है ना, या यूँ कहिए कि चाइल्ड बीरिंग फेज़ वो फीमेल की कम हो जाती है. एक समय था आज से 20-25 साल पहले जब फीमेल्स की शादी 14 साल, बल्कि ज़्यादा ही कह रहा हूँ मैं, 13, 12 और 10 साल में हो जाती थी. लोग लड़कियों को बोझ समझते थे, शादी करके जल्दी से भेज देते थे उसके जो है ससुराल में, और जो चाइल्ड बीरिंग फेज़ होती थी बढ़ जाती थी. आज 18 साल है,
इसका मतलब 13 में रिप्रोडक्टिवली एक्टिव हो जाती है फीमेल्स, तो 13 से 18 ये साल माइनस हो जाते हैं रिप्रोडक्टिवली एक्टिव फेज से। इसका मतलब इसमें 2 से 3 चाइल्ड जो प्रोड्यूस हो सकते थे वो कम हो जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि मैरिजेबल एज को भी बढ़ाया जाए, और वो बढ़ा चुकी है गवर्नमेंट। 18 साल फीमेल्स के लिए, 21 साल मेल्स के लिए। मतलब 18 साल में फीमेल्स अपना लाइफ पार्टनर चुन सकती हैं, सरकार चुन सकती हैं, और मेल्स वो 18 साल में सरकार तो चुन सकते हैं पर अपने लाइफ पार्टनर को नहीं चुन सकते, उनको 21 साल की उम्र तक वेट करना होगा। ऐसा क्यों किया है? क्योंकि मेल्स उनको पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होती है, तो 21 साल में मैच्योर होते हैं ताकि वो खर्चा भी उठा सकें फैमिली का। ये नहीं कि शादी करके ले आए और अम्मा बाबू, मदर फादर, माता पिता केयर कर रहे हैं फैमिली की, वो भी ठीक नहीं है। इसीलिए 21 वर्ष गवर्नमेंट ने ये कर रखी है एज मेल्स के लिए, और 18 जो है वर्ष वो फीमेल्स के लिए। ठीक है। इसके अलावा इंसेंटिव गिवन टू कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बता चुका हूँ लेक्चर में, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इसमें इंसेंटिव दिया जाए छोटी फैमिली को जिनके 2 या 2 से कम बच्चे हों। ये इंसेंटिव बहुत काम करेगा, क्योंकि गरीब लोगों के लिए पैसे का बहुत महत्व है। अगर 10, 15 या 20 हज़ार भी दिया जाए स्मॉल फैमिलीज़ को, तो बहुत बड़ा अमाउंट होता है इंडिया के लिए, जहाँ लोग 15 से 20 हज़ार अपनी 10 से 20 साल की नौकरी में या काम करने में नहीं बचा पाते। तो भी इस लालच में लोग फैमिलीज़ को छोटा रखेंगे, जिनको कोई अकल नहीं है, समझ नहीं है, पर इतनी समझ है कि पैसे मिलेंगे, 25,000 रुपीज़ मिलेंगे इफ़ यू हैव ओनली 2 चाइल्ड, तो उनको समझ में आएगा और वो फैमिलीज़ को छोटा रखेंगे। ये सारे पॉइंट मैंने आपको याद होगा लेक्चर में डिस्कस किए थे, अगर आपने मेरे लेक्चर को फॉलो किया हो तो। फिर भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तो अंडरलाइन कर लेना, आपको बिल्कुल याद हो जाएगा ये पॉइंट अगर आपने मेरे वो लेक्चर पढ़े हैं तो। ठीक है। तो आगे लिखा है 2 ऑफ द अदर मेजर्स टेकन टू टैकल दिस प्रॉब्लम, लेट अस डिस्क्राइब सम ऑफ द कॉमनली यूज कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स विच हेल्प प्रिवेंट अनवांटेड प्रेगनेंसीज। तो कॉमनली यूज मेथड को भी डिस्कस करते हैं जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज को जो है प्रिवेंट करता है। क्या क्या है? एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव should be user friendly, easily available, effective and reversible with no side effect। जो मैंने आपको बताया था पॉइंट्स, आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़र फ्रेंडली होना चाहिए, उसको आइसोलेशन में यूज़ कर सकें, वो आसान हो, आसानी से मिलता हो, इजली अवेलेबल, इफ़ेक्टिव अगेंस्ट प्रेगनेंसी को रोकता हो, रिवर्सिबल हो, वेन एवर द फीमेल वॉज टू कंसीव शी कैन रिवर्स द मैथड, जब वो इस मैथड को हटा दे तो रिवर्स भी हो जाए और दोबारा चाइल्ड जो है कंसीव हो सके, और कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। ये आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव के नेचर होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। क्या क्या? यूज़र फ्रेंडली, ईज़ली अवेलेबल एंड इफ़ेक्टिव, ईज़ली मिलना चाहिए, इफ़ेक्टिव होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। हालांकि हर आइडियल कंडीशन तो नहीं मिलती, मगर ऑलमोस्ट आइडियल कंडीशन जिसमें मिल जाए वही बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव होता है। इट ऑल्सो should in no way interfere with the sexual desire, this is very important, कि सेक्सुअल डिज़ायर से वो बिल्कुल भी किसी भी तरीके से इंटरफियर ना करे, सेक्सुअल डिज़ायर में कोई कमी ना आए, विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर रिप्रोडक्शन, वो इम्पॉर्टेंट है रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है। और द सेक्सुअल एक्ट ऑफ द यूज़र के सेक्सुअल एक्ट से भी इंटरफेयर ना करे। ठीक है, फुल स्टॉप। A wide range of contraceptive methods are presently available, which could be broadly grouped into following categories, namely natural or traditional barrier, natural or traditional, next barrier, next IUCDs, next oral contraceptives, next injectable implants and सर्जिकल मेथड। तो इसका मतलब ये अलग अलग मेथड है जो हम पहले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, अब एनसीईआरटी से डिस्कस करेंगे कि नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड, बैरियर मेथड, आईयूडीज इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस,
ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इंजेक्टिबल्स, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड्स, ये सारे मेथड को हम डिस्कस करने वाले हैं वन बाय वन, राइट। तो सबसे पहले इसमें जो डिस्कस करना है वो है नेचुरल मेथड। ये किस पे वर्क करता है वो हम देखेंगे, राइट। नेचुरल मेथड वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। तो नेचुरल मेथड मेनली किस पे डिपेंड करता है, देखिए कितना बढ़िया पॉइंट है, अवॉइडिंग चांसेस ऑफ ओवम एंड स्पर्म मीटिंग। नेचुरल मेथड में ये ख्याल रखा जाता है कि स्पर्म और ओवम मीट ना कर सकें। कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपके सामने एग्जाम में 4 कंफ्यूजिंग ऑप्शंस होंगे मगर कोई कंफ्यूजन है ही नहीं। अगर आपने रट रखा है कि नेचुरल मेथड का बेसिस एनसीईआरटी में लिखा है कि ओवम और स्पर्म के मीटिंग के चांसेस को कम करे, अवॉइड करा जाए, वही नेचुरल मेथड है। अब कन्फ्यूजन कहाँ पे आता है, बैरियर मेथड जब हम बताते हैं वहाँ भी ओवम और स्पर्म की मीटिंग को रोका ही जाता है, मगर यहाँ बैरियर नेचुरल मेथड किस पर डिपेंड कर रहा है कि चांसेस को कम कर दिया जाए ओवम और स्पर्म के मीटिंग को, यहाँ अवॉइड करा जाए। यहाँ पूरी तरह से फुल प्रूफ मेथड तो नहीं है पर डेज के अकॉर्डिंग अवॉइड करते हैं विदाउट यूजिंग एनी आर्टिफिशियल मीन्स। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। अगर बैरियर मेथड लाइक डायफ्राम, सर्वाइवल कैप्स, फैमडोम, कॉन्डोम्स वगैरह से डिफ्रेंशिएट करें तो इन मेथड में किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती और अवॉइड करा जाता है वो हमारे स्पर्म को मीट करने से, ठीक है। इसमें सबसे पहला क्या है, पीरियोडिक एब्सटिनेंस, जो बता चुका हूँ मैं आपको। नेचुरल मेथड में पीरियोडिक एब्सटिनेंस या रिदम मेथड, वन सच मेथड इन विच द कपल अवॉइड और एब्सटेन फ्रॉम कोइटस फ्रॉम 10 to 17 डेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो बताया था आपको। और ये क्वेश्चन आया भी है रिसेंटली अभी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में 10 से 17वें दिन तक अगर एब्सटेन किया जाए कोइटस से, सेक्स से, तो चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत बहुत कम या रेयर हो जाते हैं। क्यों? व्हेन ओवुलेशन कुड बी एक्सपेक्टेड, क्योंकि ओवुलेशन 14 डे पे माना जाता है परंतु आगे और पीछे भी हो सकता है। तो 10 से 17 दिन हम अगर ओवुलेशन को माने, उसके बीच में माने, तो अगर उसको अवॉइड कर लिया जाए, ओवुलेशन के 1 दिन के अंदर ओवम की डेथ हो जाती है। बहुत ज़्यादा अगर उसकी लाइफ बढ़ती है तो शायद 2 दिन तक बढ़ जाए, पर वो भी बहुत पॉसिबल नहीं है। 1 से 2 दिन बोल सकते हो आप, रेयरली 2 दिन। तो 1 दिन के अंदर ओवम डाई कर जाएगा तो फर्टिलाइजेशन का कोई चांस क्या होगा, नहीं होगा। इससे क्या होगा, एज चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर वेरी हाई, तो ओवुलेशन के बाद चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन बहुत हाई होते हैं। पर हमने अवॉइड कर लिया उन डेज़ को जब चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन ज़्यादा हैं, तो सीधी सी बात है उस केस में कोई भी चांस नहीं होगा कि प्रेगनेंसी हो। इट इज़ कॉल्ड द फर्टाइल पीरियड। इसी को फर्टाइल पीरियड कहते हैं डियर। कौन सा फर्टाइल पीरियड? ओवुलेशन के 1 दिन बाद तक, जब ओवुलेशन हुआ उसके 24 घंटे तक मोस्टली फर्टाइल पीरियड कहा जाता है, क्योंकि उस पीरियड में फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है। इसी को फर्टाइल पीरियड कहते हैं। मैं आपको एक और बात बता दूं जो यहाँ नहीं लिखी हुई, इस फर्टाइल पीरियड को चेक किया जा सकता है होम किट में, पर उसमें जो हार्मोन चेक किया जाता है वो एचसीजी नहीं होता, वो प्रेगनेंसी के लिए एचसीजी होता है। फर्टाइल पीरियड के लिए चेक करना होता है जो हार्मोन होता है एलएच। कई बार गलती होती है क्योंकि बच्चा रट लेता है कि एससीजी प्रेगनेंसी टेस्ट, ग्रेविडेज टेस्ट, एससीजी प्रेगनेंसी टेस्ट, ग्रेविडेज टेस्ट। तो जैसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि हाउ टू चेक द फर्टिलिटी पीरियड ऑफ अ फीमेल, तो बच्चा उसको मिसअंडरस्टूड कर लेता है प्रेगनेंसी से, जो कि गलत है। ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, बताने के बाद भी बच्चा गलती करता है, और ये मेरे एक्सपीरियंस में बार बार आया हुआ है। बच्चे पूछने आते हैं, 90% बच्चे पूछने आते हैं। जब मैं क्वेश्चन ये देता हूँ तो 90% बच्चे गलत करते हैं, जबकि क्लास में डिस्कस भी करता हूँ, आई डोंट नो व्हाई। तो आप गलती मत कीजिएगा बिल्कुल भी। फर्टाइल पीरियड को चेक करने के लिए होम किट में जो हार्मोन चेक किया जाता है दैट इज एलएच एंड नॉट एचसीजी। एचसीजी
चेक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड, वो यूरिन में चेक किया जाता है जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है। तो मेरे ख्याल से इतना ज़्यादा इम्फेसिस देने के बाद आप गलती नहीं करोगे, क्योंकि पिछले कुछ सालों से मैं इस पर और ज़्यादा इम्फेसिस देने लगा हूँ। बताने के बाद भी जब कुछ 2-3% बच्चों ने गलत किया तो एम बना लिया मैंने कि कोई बच्चा गलत ना करे इस क्वेश्चन को। इसीलिए इतना ज़्यादा चर्चा की जाती है, इतना ज़्यादा बताया जाता है कि मेरा बच्चा जूलॉजी के क्वेश्चन में एक भी गलती ना करे, और मैं एक्सपेक्ट नहीं करता कि आप लोग करें। तो फिर से बता रहा हूँ वापस, ताकि टेस्ट में दूँ तो गलत मत करना। फर्टाइल पीरियड को चेक करने के लिए होम किट में कौन सा हार्मोन चेक होता है? LH। जबकि जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है उसमें कौन चेक होता है? HCG। इसका मतलब LH चेक होता है डियर फर्टिलिटी पीरियड में, और जब प्रेगनेंसी होती है तो चेक होता है HCG। ये कब? प्रेगनेंसी में। और HCG कब? फर्टाइल पीरियड में। HCG-F फर्टाइल पीरियड, और बाकी ये कब? प्रेगनेंसी। बात को समझ गए आप? तो LH ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड एंड HCG ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, राइट। आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड। Therefore, by abstaining from coitus during this period, conception could be prevented. Withdrawal or coitus interruptus is another method in which male partner withdraw his penis from the vagina just before ejaculation so as to avoid insemination. तो withdrawal method में क्या होता है कि जो मेल पार्टनर है वो विड्रॉ कर लेता है पेनिस को वजाइना में से बिफोर इजैकुलेशन। अगर इजैकुलेशन होगा ही नहीं तो स्पर्म होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, चांसेस ही नहीं है प्रेगनेंसी के। तो ये भी दूसरा मेथड है, पर आपको बताया था, यहाँ लिखा नहीं हुआ, इट हैज़ हाई फेलर रेट्स। इसके 23 से 30% फेलर रेट्स होते हैं, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि एग्जैक्ट इजैकुलेशन से पहले ही कुछ स्पर्मेटोजोआन आ जाते हैं, उसे कहते हैं प्री इजैकुलेटरी इमिशन ऑफ स्पर्म, जो आपने अपने नोट्स में लिखा होगा। ठीक है बेटा, इसके हाई फेलर रेट्स हैं, मगर हाँ ये मेथड भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तीसरा मेथड जो है, जो आखिरी मेथड है नेचुरल मेथड में, वो है लैक्टेशन एमिनोरिए, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन होता ही नहीं है कब? जब मदर ब्रेस्ट फीड करती है चाइल्ड को। आगे पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा, बता चुका मैं आपको। Lactation amenorrhea method is based on the fact that ovulation and therefore the cycle do not occur during the period of intense lactation. जब intense lactation होता है उस समय menstrual cycle चली नहीं रहती है पार्चुएशन के 10 बाद। Therefore, as long as the mother breastfeed the child fully, chances of conception are almost nil. जब तक मदर बच्चे को ब्रेस्ट फीड कराती है प्रेगनेंसी के चांसेस ऑलमोस्ट नील होते हैं। मगर इंपॉर्टेंट बात क्या है, आगे देखिए। हाउएवर दिस मैथड हैज़ बीन रिपोर्टेड टू बी इफेक्टिव ओनली अप टू अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। ये मैथड मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए एप्लीकेबल होता है फॉलोइंग पार्चुरेशन। जन्म के 6 महीने तक मैक्सिमली ये मेथड जो है एप्लीकेबल है, उसके बाद इसे यूज़ नहीं करते क्योंकि प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं। ठीक है डियर। एज नो मेडिसिन और डिवाइसेस आर यूज्ड इन दीज मेथड, साइड इफ़ेक्ट्स, क्योंकि कोई भी मेडिसिन यूज़ नहीं होती है इस मेथड में, इसीलिए इसमें साइड इफ़ेक्ट्स वो ऑलमोस्ट क्या होते हैं, उनके निग्लिजिबल चांसेस होते हैं, वो कुछ नहीं होते, ऑलमोस्ट नील होते हैं। ठीक है। चांसेस ऑफ फेलियर, मगर देखिए भैया साथ ही साथ जो फेलियर के चांसेस हैं वो बहुत हाई भी हैं नेचुरल मेथड में। यहाँ बहुत हाई होते हैं, जैसा कि सेकंड मेथड में मैंने बताया बहुत हाई है, हर मेथड में हाई है, पर कॉइटस इंटरप्टस में सबसे हाई है इन मेथड्स में। हालांकि लैक्टेशन एमिनोरिया में भी कई सारे केसेस रिपोर्ट किए गए हैं कि बिफोर 6 मंथ भी प्रेगनेंसी हुई है, और रिदम मेथड या सेफ पीरियड वाले मेथड में भी हो गया है प्रेगनेंसी, क्योंकि जो है ना ये फुल प्रूफ मेथड नहीं होते। ओवल्यूशन जो है उसका एग्जैक्ट टाइम पता नहीं लग पाता, भले कितने भी साइंटिफिक मेथड हम यूज़ कर लें,
अलग फील्ड में इसमें अलग अलग ये मेथड काम करते हैं डियर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आज जो मैंने डिस्कस किया उससे पहले से बेटर फ़ायदा हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली। इसलिए मैं रोज़ नए नए तरीके सोचता रहता हूँ कि कैसे मैं अपने बच्चों का मैक्सिमम बेनिफिट कर सकूँ जबकि वो घर पे हैं और घर पे सेफ़ हैं, और मैक्सिमम उन्हें बेनिफिट मिले जूलॉजी में। अब ये तो आपसे ही पता लगेगा एग्जैक्टली कितना बेनिफिट हुआ। मुझे तो पर्सनली लगता है कि इससे और बेनिफिट हुआ। इसके पहले 2 लेक्चर मैंने बनाए वो आप लोगों के लिए बनाए थे, उसको कास्ट किया मैंने लेक्चर को, उससे भी डेफिनेटली बेनिफिट मिला होगा, पर यहाँ पे और क्लियर रहा होगा और हमने अंडरलाइन भी किया, पॉइंट्स की बात की, तो ये ज़्यादा बेटर है। अल्टीमेट फीडबैक आप ही का है, आप बताइएगा। अगर इससे ज़्यादा फ़ायदा हुआ तो मुझे मैसेज करिएगा, नेक्स्ट लेक्चर ऐसे डिस्कस करेंगे। खैर अब ये चैप्टर आप मैसेज नहीं करोगे तो भी ऐसे डिस्कस करेंगे इसी तरह से पूरे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को, ठीक है। आगे जो मेथड आप बताओगे वेदर टू कॉस्ट ऑन दी टीवी और इन दिस मेथड, उसी को फॉलो करेंगे। जो बच्चों को सबसे ज़्यादा समझ में आया होगा उसी को फॉलो करेंगे। मुझे लगता है ये मेथड और बेटर है, मगर वो आपका फीडबैक है। आप अगर बताओगे कि पहले जो लेक्चर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में डिस्कस किए वो ऐसे डिस्कस करें या ऐसे करें, वही फॉलो करेंगे हम, क्योंकि अल्टीमेट एम क्या है, आपको फ़ायदा पहुंचाना। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये अंडरलाइन जो है आप उसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आप एनसीईआरटी में अपने पास अंडरलाइन कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे आप करिए। जो मैंने क्वेश्चंस बताए क्या क्या बनते हैं उनको ध्यान रख सकते हैं, आप अलग से लिख भी सकते हैं। लेक्चर रिकॉर्डेड है, आप पॉज कर सकते हो, रुक सकते हो, वेट कर सकते हो। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इस लेक्चर के, मगर बस ये मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे कि कोई भी गलती एनसीईआरटी से अगर क्वेश्चन आता है तो मत करिएगा प्लीज़। करना भी नहीं है आपको, अलाउड भी नहीं है गलती करना, और तभी फुल आएगा जूलॉजी में। लेक्चर तो अलग से हम देंगे ही, आगे एवोल्यूशन भी स्टार्ट होगा, वो भी पढ़ाएंगे आपको। पहले पूरा लेक्चर पढ़ाएंगे डिटेल में, फिर एनसीईआरटी से करेंगे, ताकि कहीं भी गलती का कोई चांस न रह जाए, ठीक है डियर। तो इसका एक और लेक्चर लेंगे, उसमें हम इसको कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर को। आज के लिए इतना है, आप इसको पढ़िए और मैक्सिमम जो है इस लेक्चर से बेनिफिट लीजिए, ये एक्सपेक्ट करता हूँ आपसे। ओके, ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।